वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हांग और जे दोनों को होश आ गया होता है और उन्होंने भी खुद को आजाद करवा लिया होता है। इसी के साथ हांग किस पर्सन से बोल रहा होता है, और चश्मिश मैं नहीं जानता कि तुमने मिस्टर चोई के बेटे को क्यों किडनैप किया है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ उनके बेटे को यहाँ से वापस ले जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनके बेटे को हमें सौंप दो, वरना हम दोनों ही तुम्हें यहीं पर जान से मार डालेंगे। और हम देखते हैं ये लोग किसी और से नहीं बल्कि उसी साइको किलर से बातें कर रहे होते हैं। और वो पर्सन मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है मैं उस लड़के को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक बैट लगाना चाहोगे। ये सुनकर हांग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या एक बैट। और वो दोनों ही बैट लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो साइको अपने पास से 2 नाइफ्स को निकाल लेता है और इसी के साथ वो बोलता है, पहले मेरी पूरी बात सुनो, अगर तुम इस बैट को हारे तो तुम दोनों को ही मुझे अपना एक एक पैर देना होगा। और ये बात सुनकर जे और हांग दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं। और हांग बोलता है, सच में मैंने किसी भी पर्सन से आज तक ऐसी बैट नहीं लगाई, लेकिन तुम्हारे इस बैट ने मुझे सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी शर्त को फाड़ डालते हैं। और हांग बोलता है, अगर मुझे इस बारे में पहले ही पता होता तो मैं तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर जरूर लेकर आता, क्योंकि अब कल से तुम्हें एक व्हील चेयर का ही सहारा लेना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन एक चाकू को हांग की तरफ फेंक देता है। और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, मुझे लगता है हम दोनों के पास ही एक एक चाकू होना चाहिए, तभी ये फाइट एक फेयर फाइट हो सकती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हांग बहुत ही तेजी के साथ उस नाइफ को पकड़कर उस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो तुमने मुझे ये नाइफ देखकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इसी के साथ हमें हांग के बारे में बताया जाता है कि हांग ग्लोरी क्लब स्कूल का नंबर 1 नाइफ फाइटर है और इसे नाइफ यूज करने में कोई भी पर्सन नहीं हरा सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि हांग और उस पर्सन दोनों के दरमियान में ही फाइट स्टार्ट हो गई होती है। इसी के साथ हांग सोच रहा होता है, ये पर्सन नाइफ यूज करने में इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन हांग के चेहरे पर एक कट लगा देता है। और ये देखकर हांग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी नाइफ्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, और जितनी पावर से मैंने इसके ऊपर अटैक किया था इसके नाइफ को अभी तक टूट जाना चाहिए था, लेकिन इसके नाइफ को तो कुछ भी नहीं हुआ है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन एक बार फिर से हांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है, लेकिन हांग इस अटैक को डॉज करके पीछे हो गया होता है। जिसके बाद जे हांग से बोलता है, आगे हुआ क्या है, तुम उससे फाइट को नहीं कर पा रहे। तो हांग बोलता है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे नाइफ्स में कुछ तो डिफरेंट है। और इसी के साथ हम उस साइको को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हंस रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर किम और युनवा भी आ गए होते हैं, लेकिन उस वक्त हांग उन दोनों को वहीं पर रोक देता है और वो बोलता है, तुम में से कोई भी हमारी फाइट पे नहीं आएगा। लेकिन युनवा बोलती है, हांग तुम्हें इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल किडनैपर नहीं है, बल्कि ये भी हम लोगों की तरह एक किलर है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हांग चिल्लाकर बोलता है, खामोश रहो, मैंने कहा तुम दोनों में से कोई भी हमारी फाइट के दरमियान में इंटरफेयर नहीं करेगा। हांग जे से बोलता है, हे जे क्या तुम भूल गए हो हम दोनों का पावरफुल बनने का असली मोटिव क्या है। तो ये सुनकर जे बोलता है, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, एक पर्सन है जो कि हमारा आइडल है और हमें उसकी तरह बनना है। जिसके बाद हांग उन सब लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग जानते हो ऑर्फनेज में से पास होने के लिए एक मिशन को कंप्लीट करना होता है, और इस मिशन में तुम लोगों को 1 महीने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है। और उस जंगल में जहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और तुम्हें उन मॉन्स्टर्स से फाइट करना होगी। इसी के साथ तुम्हारे पास जो सप्लाई होगी उसमें न खाना मौजूद होगा न ही पानी। और हम सब लोगों को उस जंगल में छोड़ दिया गया था और इसी के साथ हम सब बच्चों को एक एक पिस्टल दी गई थी और उसी के साथ हमें एक बुलेट दी गई थी। जिसके बाद हम सभी बच्चों के लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि आखिर हम लोग एक बुलेट के जरिए यहाँ पर सरवाइव कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद कुछ लोगों ने तो सरवाइव करने के लिए टीम्स बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग इसके लिए तैयार नहीं थे और कुछ लोगों ने एक दूसरे की बुलेट्स को चुराने की कोशिश की। और कुछ लोग जो कि बहुत ही ज्यादा खौफ में आ गए थे उन्होंने अपनी ही जान ले ली। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी इस बुलेट को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे एक सही वक्त के लिए बचा कर रखेंगे। और हमने खुद से शिकार करना स्टार्ट किया और सरवाइव करने की हर मुमकिन कोशिश की। और फाइनली वो दिन आ गया जब हमने अपनी बुलेट को यूज किया और हमने एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का शिकार किया और उसे भी मार डाला। जिसके बाद हमारा वो महीना खत्म हुआ। लेकिन जब हमें बेसमेंट पर वापस लाया गया, एक ऐसे पर्सन के बारे में बताया गया जिसके 50 साल के रिकॉर्ड को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। और वो पर्सन एक ऐसा मॉन्स्टर था जिससे कभी कोई पंगा लेना नहीं चाहता, और उस मॉन्स्टर ने कभी अपनी बुलेट को यूज किया ही नहीं था। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि
उसे बुलेट की जरूरत ही नहीं थी। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांग काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए बताता है, क्या तुम लोग जानते हो उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था पीटर। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक दिन मैं पीटर जैसा बनकर रहूंगा। ऐसे के साथ हम पीटर को देखते हैं जो कि बहुत ही खामोशी से हांग की बातों को सुन रहा होता है। ऐसे के साथ हम देखते हैं कि हांग और जे बहुत ही तेजी के साथ एक बार फिर से उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐसे के साथ हांग बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो तुम हमारे रास्ते में आने वाली सिर्फ एक रुकावट हो, और इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं समझता। ऐसे के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहे होते हैं। हर एक वो चीज जो हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमारी रुकावट बनेगी, हम लोग उसे कुचल के रख देंगे। और हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी के साथ उस साइको को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रिप के साथ पकड़ लेता है और वो हांग को अटैक करने का बोलता है। और हांग बहुत ही तेजी के साथ जंप लगाकर उस पर्सन के ऊपर अपने नाइफ के साथ अटैक करता है। लेकिन हम उस साइको को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बहुत ही आसानी के साथ हांग के हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन हांग अपने नाइफ को छोड़ देता है और हम देखते हैं कि जे ने इस नाइफ को पकड़ लिया होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उस साइको के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हम देखते हैं कि उस साइको ने बहुत ही इजीली जे के नाइफ को तोड़ दिया होता है। और ये देखकर हांग और जे दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर ये बंदा किस तरह के नाइफ को यूज कर रहा है। जिसके बाद पार्क सैंडो हंसता हुआ उनसे बोलता है, जब भी तुम अपने ओपोनेंट से फाइट करो तुम्हें उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जान लेना चाहिए। और क्या तुम लोग जानते हो मैं जिस नाइफ को यूज कर रहा हूँ ये कोई नॉर्मल नाइफ नहीं है, बल्कि ये एक मर्डरर वेपन है जिसका वेट एक नॉर्मल नाइफ से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि इसका वेट एक कुल्हाड़ी के जितना है। और ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर ये पर्सन है कौन। और मैं तब से सोच रहा था कि इसकी स्पीड मुझसे काफी ज्यादा कम है, लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि ये तब से इतने भारी वेपन को यूज कर रहा था जिसकी वजह से इसकी स्पीड मुझसे थोड़ी लो है। आखिर कोई नॉर्मल पर्सन इतने ज्यादा भारी वेपन को कैसे यूज कर सकता है। ऐसे साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि एक एफिलिएटेड किलर है जिसका नाम पार्क सैंडो है और इसकी रैंक ए है। ऐसे साथ हम देखते हैं कि जे और हांग दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ पार्क सैंडो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ऐसे साथ हांग बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना वजनी वेपन है, चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो जे और हांग दोनों के हाथों और पैरों पर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करता है, जिसकी वजह से उन दोनों को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और इसी के साथ हांग बोलता है, किम और यूनुआ दोनों तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ वरना ये पर्सन हमारे साथ तुम्हें भी मार डालेगा। और इसी के साथ वो दोनों ही जमीन पर गिर गए होते हैं। और इसी के साथ यूनुआ काफी ज्यादा घबरा गई होती है, लेकिन पार्क सैंडो बोलता है, फिक्र मत करो ये दोनों जिंदा है, मैंने इन्हें मारा नहीं है, लेकिन क्योंकि अब मैं जीत चुका हूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी प्राइस को ले लेना चाहिए। और वो हांग के पैर को काटने वाला होता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर उससे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ बैट लगाना चाहोगे। ये सुनकर पार्क सैंडो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ पीटर बोलता है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने हाथ से अपने एक नहीं बल्कि दोनों पैरों को काट कर तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर पार्क सैंडो हंसते हुए बोलता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अब अपनी बात से मुकरना मत। और इसी के साथ वो पीटर के पास भी एक नाइफ को फेंक देता है। और इसी के साथ हम यूनुआ को देखते हैं जो कि पीटर से बोल रही होती है, पीटर ये नाइफ भी बिल्कुल वैसा ही नाइफ है जैसा कि हम यूज कर रहा था, इसका मतलब यही है कि फाइटिंग के दौरान ये भी टूट जाएगा और तुम इससे हार जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर तो उस नाइफ को चूज करता ही नहीं है और वो वहाँ पर मौजूद एक ट्रिक को उठा लेता है और वो बोलता है, फिक्र मत करो मुझे नाइफ की जरूरत नहीं है, मेरे लिए बस यही काफी है। और ये सुनकर पार्क सैंडो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक कर देता है और इसके साथ वो बोल रहा होता है, तुम चाहे कुछ भी यूज करो लेकिन तुम सिर्फ मुझसे हारने वाले हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद पार्क सैंडो लगातार पीटर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन पीटर अपने आप को उस ट्रे की मदद से बचा रहा होता है। और ये देखकर पार्क सैंडो बोल रहा होता है, तो तुम इस ट्रे को एज अ शील्ड यूज करने वाले हो। वैसे ये कोई बुरा आइडिया भी नहीं है, लेकिन आखिर तुम इस ट्रे को कब तक बचा कर रख पाओगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ एक बार फिर से पीटर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें उसी टीचर का सीन दिखाया जाता है जो कि इसी तरफ आ रहा होता है और उन्हें अपने स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। और वो सोच रहा होता है, पार्क सैंडो एक सच में बहुत ही बड़ा कमीना पर्सन है और वो एक बहुत ही बड़ा साइको है। और सच बताऊं तो मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कभी भी उससे मिलना नहीं चाहता था। और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वेटर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके सामने एक पर्सन बैठकर खाना खा रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि पार्क सैंडो होता है। और इसी के साथ पार्क सैंडो बोलता है, हे लेडी, क्या तुम मेरे साथ बैट लगाना चाहोगी। तुम देख सकती हो यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं जो
मुझे मारने के लिए आए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इनसे जीत पाऊंगा या नहीं? और इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंगडो को वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों ने घेरा हुआ होता है और इसी के साथ वो टीचर बोल रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है क्योंकि तुमने ऑर्गेनाइजेशन के भी काफी ज्यादा लोगों को मारा है और इसी के साथ आज से तुम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हो। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग पार्क सैंगडो के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ वो टीचर हमें बता रहा होता है, उस दिन मैंने पार्क सैंगडो का एक शैतानी रूप देखा जिसे मैं कभी भी नहीं भुला पाया। वो कमीना सच में एक मॉन्स्टर है जिसे नाइफ चलाने में कोई भी नहीं हरा सकता। उस दिन उस पर्सन ने कुछ ही सेकंड्स में हम सभी लोगों को हरा डाला और इसी के साथ उस दिन उस पर्सन ने मेरे पैर को भी काट डाला था। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क सैंगडो ने किम के ऊपर अटैक किया होता है, जहाँ पर उसने उसकी शील्ड को काट दिया होता है। और इसके साथ पार्क सैंगडो बोल रहा होता है, ओए लड़के तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि मैं तो तुम्हारे सर को काटने वाला था लेकिन तुम्हारी सिर्फ शील्ड ही कटी है। जिसके बाद पार्क सैंगडो बोलता है, वैसे आप मुझे ये बताओ क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं है तो अब तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे? और इसी के साथ हम युनवा को देखते हैं जो कि सोच रही होती है मुझे किम की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि अब तो उसके पास कोई वेपन भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और सोच रही होती है आखिर ये क्या है, मैंने तो ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने बहुत ही जोर से अपने हाथों को दबाया होता है जिसकी वजह से उसने उस ट्रे को एक वेपन में बदल दिया होता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है, किसने बोला मेरे पास वेपन नहीं है? तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मेरी शील्ड मेरे वेपन में चेंज हो गई है। और ये देखकर पार्क सैंगडो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैंने आज तक कभी भी तुम्हारे जैसा पर्सन नहीं देखा। इसी के साथ पार्क सैंगडो सोच रहा होता है, जब मैंने इस पर्सन के ऊपर अटैक किया था मेरा वो अटैक बिल्कुल परफेक्ट था और मुझे लग रहा था कि मैंने इसके सर को 2 टुकड़ों में काट दिया है, लेकिन इस पर्सन ने तो उस अटैक को बहुत ही तेजी के साथ डॉज कर दिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंगडो अपने कोट को उतार देता है। इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं हो सकता कि इसका मतलब ये है कि ये एक ऑफिशियल किलर है जिसे स्पेशल मुझे यहाँ पर मारने के लिए भेजा गया है। कुछ भी हो लेकिन मुझे इसे कंफर्म करना होगा। और इसे वो अपने कोट को पीटर के ऊपर फेंक देता है जिसके बाद वो बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वो पीटर के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट लगा देता है। जिसके बाद वो हंसता है, वो बोलता है, मुझे लगता है मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा था लेकिन तुम तो सच में एक बच्चे हो जो कि एक छोटी सी भी ट्रिक को समझ नहीं सकता। लेकिन वो अचानक से ही काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर वो कहाँ गायब हो गया। मुझे पूरा यकीन है मैंने उसी के ऊपर अटैक किया था। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ उसके पीछे आ गया होता है और वो उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है और पार्क सैंगडो की गर्दन कटने ही वाली थी लेकिन वो इसे वक्त पर डॉज कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर भी कट लग गया होता है जिससे ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ पार्क सैंगडो बोलता है, सच में तुम तो एक मॉन्स्टर हो, मैं तब से तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था लेकिन तुम तो काफी ज्यादा स्किल्ड हो। और इसी के साथ पार्क सैंगडो सोच रहा होता है, मैं तब से यही सोच रहा था कि शायद ये बस मेरे अटैक्स को डॉज कर रहा है लेकिन इसका असली मकसद मेरी नेक थी क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स पहले ये मेरी गर्दन को काटने वाला था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन पीटर की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज होती है जिससे की वजह से पार्क सैंगडो भी ये सोच रहा होता है आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है, क्या है सच में कोई इंसान भी है, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। इसके बाद हम युनवा को देखते हैं जो कि किम की फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है किम सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि पार्क सैंगडो किम के अटैक्स को सही तरह से डॉज भी नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि किम पार्क सैंगडो को बहुत ही आसानी से हरा देगा। लेकिन उस वक्त हम देखते हैं कि किम के फेस के ऊपर भी कट लग गया होता है जिसे देखकर युनवा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है आगे ऐसा कैसे हो सकता है, किम के फेस पर अचानक से कट कैसे लग गया। लेकिन इसी के साथ हम पार्क सैंगडो को देखते हैं जिसने अपने बड़े वेपन को छोड़ दिया होता है और उसी के साथ उसने 2 छोटे छोटे नाइफ्स को निकाल लिया होता है और इन नाइफ्स का वेट एक नॉर्मल नाइफ से भी काफी ज्यादा कम है। और इसी के साथ हम देखते हैं पार्क सैंगडो की स्पीड अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज हो गई होती है और वो अब पीटर को टक्कर दे रहा होता है। और ये देखकर युनवा काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है इससे 2 स्मॉल नाइफ्स को उठा लिया है जिसकी वजह से अब इसकी रफ्तार पहले से डबल हो गई है। क्या अब कोई चांस भी है कि किम इसे हरा पाएगा? जिसके बाद हम दोबारा से पीटर और पार्क सैंगडो को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ पार्क सैंगडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि भले ही उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है लेकिन वो फिर भी किम के ऊपर सही से अटैक नहीं कर पा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो किम की गर्दन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक करता है लेकिन वो अचानक से स्टॉप हो गया होता है और उसका चाकू उसके हाथ में से गिर जाता है। और ये देखकर पार्क सैंगडो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये हो क्या रहा है, अचानक से मेरे दोनों हाथों ने काम करना बंद क्यों कर दिया? और ये सुनकर किम बोलता है वो इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी अटैक तुम्हारी गर्दन पर किया ही नहीं था, ये तुम्हारी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि मैं तब से अपना हर एक अटैक सिर्फ तुम्हारे हाथ के ऊपर ही कर रहा था।
लेकिन तुम इसे समझ ही नहीं पाए और मैंने तुम्हारे हाथ की तमाम नसों को काट दिया है, जिसकी वजह से अब तुम कभी भी अपने हाथ में प्रॉपर से किसी भी चीज को नहीं पकड़ पाओगे। और हम पार्क सैंडो को देखते हैं, जो कि पीटर की ये बात सुनने के बाद उसे तो ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि उसके पैरों के तले से जमीन निकल चुकी है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन है कौन, मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है और मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट है जिसे मैं कभी भी नहीं हरा सकता। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं, जो कि अपने ट्रे को एक गलव की तरह अपने हाथ के ऊपर चढ़ा लेता है और वो बोलता है, हे मैं जानता हूँ तुम यही सोच रहे होगे कि आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा शार्प कैसे हो सकता है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ आखिर एक नॉर्मल पर्सन भी एक अंडे के साथ एक माउंटेन को कैसे तोड़ सकता है। और इसी के साथ हमें पार्क सैंडो की प्रीवियस लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं और उन्होंने उस दरख्त के साथ उल्टा बांधा हुआ होता है और वो उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा वीक होता है। और ये सिर्फ एक दिन का ही काम नहीं था बल्कि वो लोग उसे हमेशा ही इसी तरह टॉर्चर किया करते थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक दिन एक लड़का अपने डॉग्स के साथ उसे बहुत ही ज्यादा डरा रहा होता है और इसी के साथ वो लड़का बोलता है, हे सैंडो, क्या तुम मेरे साथ बैट लगाना चाहोगे? अगर तुमने मेरे डॉगिस को हरा दिया तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। और इसी के साथ पार्क सैंडो हमें बता रहा होता है, उस दिन जब मैंने इन अल्फाज को सुना था, इन अल्फाजों ने मेरी बॉडी के अंदर एक अलग ही ताकत पैदा कर दी और मेरी बॉडी खुद ब खुद मूव करने लगी और मैंने बहुत ही तेजी के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक किया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बैट लगाने के बाद मेरी बॉडी के अंदर एक अलग ही पावर पैदा हो गई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस दिन पार्क सैंडो उस लड़के को वहीं पर जान से मार डालता है और पार्क सैंडो हमें बता रहा होता है, इसी तरह मैं लोगों से बैट लगाने लगा और मैं दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता गया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर उसके फेस पे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन पीटर यहीं पर नहीं रुकता और वो अपने ग्लव को उतार देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ पार्क सैंडो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन पार्क सैंडो एक बॉम्ब को निकाल लेता है और वो बोलता है, वहीं पर रुको, अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं यहाँ पर मौजूद इन तमाम बच्चों को मार डालूंगा। यहाँ पर जितने भी बैग है इनमें हर बैग के अंदर बच्चे मौजूद है और इनमें से एक बैग के अंदर मिस्टर चोई का भी बेटा है। और ये सुनकर पीटर भी वहीं पर रुक गया होता है और पार्क सैंडो की ये बात सुनकर यूनोवा भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है, अगर इस साइको ने इस बॉम्ब को यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया तो वो सभी बच्चे मारे जाएंगे, हमें कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा। जिसके बाद पार्क सैंडो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए पीटर से बोलता है, आखिर तुम देख क्या रहे हो, अपने घुटनों पर झुको। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो उस बॉम्ब को पकड़कर उसके मुंह में डाल देता है। जिसके बाद पीटर उस बॉम्ब की पिन को भी निकाल देता है और वो बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, अब तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि पीटर उसे बहुत ही तेजी के साथ मारना स्टार्ट कर देता है और उस पर्सन को सच में काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और दोस्तों सच में ये सीन देखकर मुझे तो काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। और इस टाइम पार्क सैंडो पीटर को दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा गालियां दे रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीना मुझे मार क्यों रहा है, क्या इसे मौत से तो नहीं लगता, मेरे मुंह में बॉम्ब है, अगर ये फट गया तो मेरे साथ तो ये भी तो मारा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर तो उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारा होता है और पार्क सैंडो रोना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद पीटर दोबारा से बॉम्ब की पिन को लगा देता है और वो बोलता है, एक छोटे बच्चे की तरह रोना बंद करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मुझे तुम्हारा थोड़ा सा और ट्रीटमेंट करना चाहिए। और पार्क सैंडो को किम को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने एक डेविल खड़ा है जो कि आज उसे मारे बिना नहीं जाने वाला। इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और ये देखकर येनवा चिल्लाकर बोलती है, किम संभल कर रहना, ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो तो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो पीटर से माफी मांग रहा होता है और वो बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं आज के बाद कभी किसी को नहीं मारूंगा और मैं कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा। और ये देखकर तो यूनोवा और पीटर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और यूनोवा सोच रही होती है, क्या ये सच में वही साइको किलर है जो अभी कुछ देर पहले बहुत ही एटीट्यूड में हमारे पैरों को काटने की बात कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्क सैंडो रोते हुए बोल रहा होता है, प्लीज किसी को भी हमारी बेट के बारे में मत बताना और मैं आज के बाद हमेशा यही प्रिटेंड करूंगा कि हम लोग कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन प्लीज तुम कभी भी किसी को भी मत बताना कि मैं तुमसे हार गया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ वो टीचर आ गया होता है, लेकिन वो टीचर कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो देखता है वो साइको किलर जिससे वो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं मिलना चाहता था, वो आज छोटे बच्चों की तरह रोते हुए किसी पर्सन से माफी मांग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपने साथी को उठा लेता है और वो बोलता है, टीचर इनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, मुझे लगता है हमें इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और यूनोवा सोच रही होती है, क्या ट्रीटमेंट, क्या सच में? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस्टर चोई के बेटे को भी रेस्क्यू कर लेते हैं और वो पार्क सैंडो को टैग करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास भिजवा देते हैं। ऐसे साथ वो टीचर सोच रहा होता है, आखिर ये लड़का है कौन, इसने पार्क
सैंडो जैसे पावरफुल किलर को भी हरा दिया। ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन आखिर एक नॉर्मल पर्सन के लिए ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंग बोल रहा होता है हम लोग फाइनली ऑफिशियल किलर बन ही गए। लेकिन इसी साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है क्या ये ऑर्गेनाइजेशन वाले साले पागल है। हमने इतनी मेहनत से एक ए रैंक के किलर को पकड़ा, लेकिन इन सालों ने हमें डी रैंक का किलर बनाया है। मेरे लिए तो ये सच में काफी ज्यादा एम्बैरसिंग है। क्या तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर जे बोल रहा होता है और भाई बस कर, क्या तू भूल गया है हम दोनों ही पार्क सैंडो से कितने बुरे तरीके से पिटे थे। और इसी साथ पीटर भी उसे खामोश करवा रहा होता है क्योंकि वो लोग इस लिफ्ट में होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं को नेक्स्ट फ्लोर पर आ गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो देखते हैं कि उनके सामने ही दो हट्टी खट्टी औरतें खड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर होंग तो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और जे रो रहा होता है आखिर ये मैंने सुबह सुबह क्या देख लिया। इससे तो अच्छा था कि मैं यहाँ पर कभी आता ही नहीं। और इसी के साथ होंग जल्दी से दरवाजा बंद कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे लगता है हम लोग गलत फ्लोर पर आ गए हैं, हमें एक बार दोबारा से फ्लोर्स को चेक करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी आ गई होती है जो तो बोलती है आप सब लोगों का यहाँ पर वेलकम है और तुम लोग बिल्कुल सही फ्लोर पर आए हो। और हम देखते हैं कि जे और होंग दोनों ही इस लड़की को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़की उन लोगों को लेकर अपने साथ आ गई होती है जहाँ पर उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा खाना खिलाया जाता है। और इस खाने को देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे होते हैं जो कि उनका किलर ड्रेस है। और इतनी ज्यादा खूबसूरत कपड़ों को देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़की बोलती है सर आप लोग तो सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो, लेकिन आपकी मेन और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को तो अभी हमने आपको दिया ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जे और होंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या ये कुछ सपना है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतने ज्यादा वेपन्स को नहीं देखा। और इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग जिस जगह पर आए होते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा वेपन्स रखे हुए होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरी और बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। और इतने अच्छे वेपन्स को देखकर होंग बोल रहा होता है हे जय यार ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है क्योंकि हम लोग तो सिर्फ नाइफ को यूज करते हैं, आखिर हम इन वेपन्स का करेंगे क्या। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद काफी ज्यादा गन्स को उठा लेते हैं और वो बोलते हैं पता नहीं कब किस गन की जरूरत पड़ जाए, इसलिए हमें इन सबको ही लेना चाहिए। और ये देखकर वो लड़की बोल रही होती है सर आप फिक्र मत कीजिए, आपको जितनी गन्स चाहिए वो आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम युनहो को देख इतनी ज्यादा शार्प नाइफ्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन वो सोचती है नहीं मैं इन नाइफ्स को नहीं ले सकती क्योंकि इस मिशन के दौरान मैंने कुछ भी खास काम नहीं किया था, इसलिए मेरा इस पर हक नहीं है। जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि वहाँ से एक पेन को उठा लेता है और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है और वो सोच रही होती है इस लड़की ने यहाँ से सिर्फ एक पेन को उठाया है, ये तो सच में काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन इसी साथ पीटर सोच रहा होता है मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में इन तमाम वेपन्स को यूज कर चुका हूँ और ये सब के सब मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट है। जिसके बाद जे और होंग उस लड़की से पूछते हैं मैम क्या आप हमें ये बताएंगी कि आखिर हम प्रेसिडेंट से कब मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने बताया कि हमें प्रेसिडेंट की तरफ से ही ये सब चीजें दी जा रही हैं। ये सुनकर वो लड़की बोलती है सर असलियत में बात ये है कि प्रेसिडेंट ने आप सब लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ मिस्टर किम को ही अपने पास बुलाया है। और ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। के बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लड़की किम को लेकर उस प्रेसिडेंट के पास आ गई होती है। जिसके बाद हमें डाओ ग्रुप के चेयरमैन जो यूनचेन को दिखाया जाता है और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है किम तुम्हारा सच में काफी ज्यादा शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सेफली मेरे पास आ गया है। और ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है सर इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारे लिए एक मिशन था जिसे कंप्लीट करना हमारा फर्ज है। जिसके बाद हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट किम के पास आ गया होता है और वो बोलता है हे किम क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। सब लोगों को लगता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत के बारे में जानता हूँ कि आखिर तुम कौन हो। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या आखिर इसे मेरे बारे में क्या पता है। पीटर ने एक एरन के किलर को हरा दिया था जिसकी वजह से अब पीटर और उसके साथियों को मुकम्मल तौर पर किलर बना दिया गया है। और हमने प्रीवियस एपिसोड की लास्ट में देखा था कि डाहो ग्रुप के चेयरमैन चो यूनजन वो जानता है कि पीटर कौन है। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट चोई पीटर से बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम ये गैस कर सकते हो आखिर मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर पीटर मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद हमें एक प्रेयर्स में भी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें 1978 का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किसी पर्सन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा होता है और उसे बिजली के झटके दिए जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और लोग नहीं बल्कि डाहो ग्रुप के लोग ही एक टेररिस्ट टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने डाहो ग्रुप के प्रेसिडेंट के बेटे चो यूनचन को किडनैप कर लिया है।
और ये लोग इस टेररिस्ट से चो युनचेंग की लोकेशन का पता करना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ ये पर्सन हंसता हुआ बोलता है, तुम चाहे मुझे जितना भी टॉर्चर क्यों न कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी उस लड़के की लोकेशन नहीं बताऊंगा। और अगर तुम चाहते हो कि हम लोग उस लड़के को जिंदा वापस छोड़ दें, तो तुम्हें हमें कोरिया की न्यू एटॉमिक मिसाइल देनी होगी। और हम देखते हैं कि सामने डाहो ग्रुप का प्रेसिडेंट खड़ा हुआ होता है, जिसे इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन उसके पास खड़ा उसका मैनेजर उससे बोल रहा होता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। हमने अपनी इन्फॉर्मेशन के जरिए ये पता कर लिया है कि आपका बेटा कहाँ पर है, और हमने आर्मी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस को आपके बेटे को रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ट्रेन बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही होती है। लेकिन इस ट्रेन के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ होता है, जिसने अपने हाथ में तोप पकड़ी हुई होती है और किसी चीज पर निशाना लगा रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि आर्मी का हेलीकॉप्टर है, जिसके अंदर आर्मी के सोल्जर्स चो युनचेंग को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है। और इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को बता दी जाती है, जो सुनकर प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है। और वो बोलता है, मैनेजर मैं जानता हूँ मेरे बेटे को कौन बचा सकता है, मेरे साथ चलो। इसके बाद हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई पर्सन बहुत ही तेजी के साथ दरवाजा बजा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, फादर प्लीज बाहर निकलिए, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। और हम देखते कि ये और कोई नहीं बल्कि डाहो ग्रुप का प्रेसिडेंट है। और इसी के साथ वो प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, फादर प्लीज बाहर आइए, मैं जानता हूँ डाहो ग्रुप के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इसलिए मैं आपको 10 सालों तक सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। बल्कि नहीं 10 नहीं, मैं आपको पूरे 100 ईयर्स के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको मेरे बेटे को सही सलामत रेस्क्यू करना होगा। और मैं ये भी जानता हूँ आपके पास 12 डिसाइपल्स है, और मैं जानता हूँ आपके वो डिसाइपल्स कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किलर्स है, जिन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और उन 12 डिसाइपल्स को मेरे बेटे को रेस्क्यू करने के लिए भेज दीजिए। और हम देखते कि ये सुनकर उस फादर को तो जैसे बस फर्क ही नहीं पड़ा होता, और वो बोलता है, प्रेसिडेंट आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। लेकिन ये सुनकर प्रेसिडेंट चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा किडनैप हो गया है और मुझे तुम्हारे डिसाइपल्स की जरूरत है। लेकिन ये सुनकर वो फादर बोलता है, प्रेसिडेंट मुझे लगता है तुम समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है 12 डिसाइपल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल पहले ही तुम्हारे बेटे को रेस्क्यू करने के लिए निकल चुका है। और इसी के साथ हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि पीटर है। और ये सुनकर प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, फादर आखिर आप ये क्या कह रहे हो, मैं जानता हूँ आपके डिसाइपल्स कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रेन्ड असैसिन्स है, जिन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आपका एक डिसाइपल मेरे बेटे को सही सलामत ला पाएगा? तो ये सुनकर फादर बोलता है, क्या तुम जानते हो मेरा जो डिसाइपल तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए गया है, वो मेरे डिसाइपल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वो अकेला ही उन सब लोगों के लिए काफी है। हमारा हीरो जो कि ट्रेन के अंदर एंट्री कर चुका होता है, इसे देखकर यहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और एक पर्सन बोल रहा होता है, ओए लड़के आखिर तुम अंदर कैसे आए, और क्या तुम अकेले यहाँ पर आए हो? पीटर इनका कोई जवाब नहीं देता और वो बोलता है, परफेक्ट मैचिंग। ये सुनकर उस पर्सन को कुछ भी समझ नहीं आती और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन इसी वक्त पीटर उसके सर में गोली मारता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। और हम देख पा रहे होते हैं कि इस ट्रेन के अंदर काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, लेकिन पीटर बहुत ही तेजी के साथ इन तमाम लोगों को ही मार रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने बहुत ही कम टाइम में वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार डाला होता है। और इसी के साथ पीटर बोलता है, परफेक्ट मैचिंग का मतलब मेरी गन में जितनी बुलेट्स हैं वो तुम्हारे हेड के साथ मैच कर रही है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ चुका होता है, जिसने चो युनचेंग को पकड़ा हुआ होता है, और वो बोलता है, ओए लड़के अपनी गन को फेंक दो, और अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं इसी वक्त इस लड़के को मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि पीटर भी वहीं पर खड़ा हो गया होता है और वो आगे नहीं बढ़ रहा होता। और इसी के साथ वो टेस्ट बोल रहा होता है, लड़के मैंने सुना हुआ है डाहो ग्रुप के कनेक्शंस किलर ऑर्गेनाइजेशन से भी हैं, और किलर ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे ज्यादा पावरफुल असैसिन है वो और कोई नहीं बल्कि पीटर है। तो क्या तुम पीटर हो? क्योंकि जिस तरह से तुमने मेरे तमाम साथियों को मार डाला, ये कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं कर सकता। लेकिन इसी के साथ पीटर युनचेंग से बोलता है, हे युनचेंग मेरे हाथ की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, और जैसे ही मैं बोलूं अपने सर को नीचे झुका देना। और ये सुनकर युनचेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं पीटर जिसने अपने हाथों को ऊपर किया हुआ होता है, वो अपने राइट हैंड के जरिए युनचेंग को नीचे झुकने का इशारा करता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने अपने हाथ में एक कॉइन को पकड़ा हुआ होता है, और इसी वक्त पीटर उस कॉइन को बहुत तेजी के साथ उस पर्सन के ऊपर थ्रो करता है। और हम देखते हैं कि युनचेंग ने अपने सर को नीचे कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो कॉइन सीधा उस टेररिस्ट के हेड पर लगता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई होती है। और इसी के साथ पीटर उस टेररिस्ट से बोलता है, वैसे मैंने तुम्हारे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ मैं ही पीटर।
इसके बाद युनचेंग पीटर से बोलता है, ब्रदर मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर तो बड़े स्टाइल में अपनी सिगरेट को निकाल कर उसे जलाता है, जिसके बाद वो बड़े आराम से उसे पी रहा होता है। और इसी के साथ युनचेंग बोल रहा होता है, ब्रदर मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें एक दिन रीपे जरूर करूंगा। लेकिन ये सुनकर पीटर अपनी कैप को उसके सर पर रख देता है और वो बोलता है, अब बस भी करो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें सेव करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं डाहो ग्रुप के फ्यूचर को सेव करने के लिए आया हूँ। इसके बाद पीटर वहाँ से जाते हुए बोलता है, अब मुझे ऐसे देखना बंद करो, रात काफी ज्यादा हो चुकी है और तुम्हारे फादर तुम्हारे वेट कर रहे हैं। और ये सुनकर युनचेंग भी पीटर के पीछे भागता हुआ चला जाता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये ब्रदर तो बहुत ही ज्यादा कूल है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनचेंग बोल रहा होता है, पीटर मेरे लिए एक ऐसा पर्सन है जिसे मैं कभी भी नहीं बुला सकता क्योंकि वो मेरा सेवियर है। तो मैंने सही कहा ना। और ये सुनकर पीटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ युनचेंग बोलता है, क्या तुम पीटर के ग्रैंडसन हो? क्योंकि तुम बिल्कुल उसके जैसे ही लगते हो। और ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था इसने मुझे पहचान लिया है, लेकिन इस बात को 50 साल हो चुके हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बच्चा जिसकी मैं जान बचाऊंगा वो एक दिन इतने हैंडसम पर्सन में बदल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि युनचेंग पीटर के साथ बातें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुमने वेपन्स में से कोई भी चीज चूज नहीं की और तुमने सिर्फ पेन को ही चूज किया है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो पीटर बोलता है, मुझे लगता है मेरे लिए वही काफी था। तो युनचेंग बोलता है, फिक्र मत करो क्योंकि अब तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथों नहीं जाने दे सकता। और तुम कोई आम पर्सन तो हो नहीं, बल्कि तुम एक ऐसे पर्सन की ग्रैंडसन हो जिसका मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। और सच बताऊँ तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को ये खुद अपने हाथों से देना चाहता था, लेकिन क्योंकि अब तुम यहाँ पर हो तो मुझे लगता है कि ये चीज मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और हम देखते हैं कि ये कुछ और चीज नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बाइक होती है, जो कि एक काफी ज्यादा एडवांस बाइक है। और इसे देखकर पीटर और यूनहुआ दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि जे और होंग भी वहाँ पर आ गए होते हैं और वो बोलते हैं, हे सिस्टर क्यों ना तुम इन वेपन्स को ले लो और हमें भी 2 ऐसी बाइक्स दे दो। लेकिन ये सुनकर वो लेडी बोल रही होती है, हमारे पास ऐसी और बाइक्स नहीं है, ये एक स्पेशल मॉडल है जो हमारे पास सिर्फ एक ही है। और हम देखते हैं कि पीटर यूनहुआ को एक हेलमेट दे देता है और ये देखकर यूनहुआ पूछती है, आखिर तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? तो पीटर बोलता है, वो इसलिए क्योंकि हम दोनों ही बाइक पर वापस जाने वाले हैं। और ये सुनकर यूनहुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त इन लोगों को इनके टीचर का कॉल आता है, जिसके बाद वो टीचर बोलता है, स्टूडेंट्स तुम्हें मुबारक हो क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे किलर लाइसेंस मिल चुके हैं। और हाँ, मैंने कॉल इसलिए की है क्योंकि कुछ सीनियर किलर्स तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाकर कल उन लोगों से मिल लेना। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये चारों ही एक चर्च के बाहर आ गए होते हैं। और इसी के साथ जे और होंग अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो कह रहे होते हैं, वेल दोस्तों तुम लोगों को क्या लगता है आखिर वो लोग हमारा स्वागत कैसे करेंगे? क्या वो सब लोग हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे या फिर वो हमें तेजी से ग्रो होने के लिए मोटिवेट करेंगे? और ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, वेल यूना मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आखिर तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तो ये सुनकर यूना कुछ भी नहीं बोल रही होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दरवाजे को ओपन करते हैं, लेकिन वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हमें चर्च के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस वक्त काफी ज्यादा लोग होते हैं और वहाँ पर प्रेयर करवाई जा रही होती है। और इन्हें देखकर ये पता चल ही नहीं रहा होता कि यहाँ पर कोई किलर भी मौजूद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रेयर खत्म हो जाती है तो सभी लोग जाकर वहाँ के फादर से कुछ चीजें कलेक्ट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो फादर उन्हें जो चीज दे रहा होता है वो और कुछ नहीं बल्कि कुछ कॉइन्स होते हैं जिनके ऊपर उनके मिशन लिखे हुए होते हैं। और ये देखकर यूनहुआ काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, ये मेथड तो सच में काफी ज्यादा यूनिक है। और हम देखते हैं कि जे और होंग दोनों ने इन कॉइन्स को लिया होता है और हम देखते हैं कि इन दोनों के कॉइन के ऊपर ही फाइट लिखा हुआ होता है। और ये देखकर उन्हें तो समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर वो फादर आ जाता है और वो बोलता है, फ्रेंड्स मुझे लगता है तुम लोग न्यू कमर्स हो। तो ये सुनकर हम काफी ज्यादा खुश होते हुए वो बोलता है, यस हम लोग न्यू कमर्स हैं, लेकिन आखिर हमें किस तरह का टोकन दिया गया है? तो वो बताता है, असलियत में हम लोग न्यू कमर्स को कोई भी मिशन नहीं देते, बल्कि ये एक स्पेशल टास्क है जो तुम्हें कंप्लीट करना है। और हम देखते हैं कि वो उन लोगों के सामने एक वाइन के गिलास को ले आया होता है, जिसे देखकर इन दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। और हम पूछ रहा होता है, आखिर हमें इसका करना क्या है? क्या ये ड्रिंक करने के लिए है? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन उस ड्रिंक को होंग के सर के ऊपर गिरा देता है। और इसी के साथ वो होंग का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओए बेवकूफ, तुम लोग सिर्फ डी रैंकर्स हो और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वेलकम यहाँ पर फूलों के साथ किया जाएगा? और इसी के साथ वो होंग को गाली देते हुए उसका मजाक उड़ाता है। और ये सुनकर होंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी के साथ वो उस टोकन को तोड़ देता है और हंसते हुए बोलता है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पर ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन बुड्ढे खोसट तुम्हें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड इकट्ठी हो गई होती है और यहाँ पे ये जितने भी लोग मौजूद है ये सभी किलर्स हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे और होंग दोनों ही वार्म अप करते हुए बोलते हैं, तुम लोग यहाँ पर इस तरह से एक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम लोग बी रैंकर्स हो और तुम्हें लगता है हम लोगों की रैंक डी है, इसलिए
लिए हम तुम लोगों से कमजोर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हमसे फाइट करने के बाद तुम्हारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि वहाँ पर एक और पर्सन आ चुका होता है और वो हंसते हुए बोलता है, बच्चों मुझे लगता है तुम सच में नहीं जानते कि किलर्स में रैंक्स का डिफरेंट किस वजह से होता है। लेकिन इसी वक्त हॉन्ग उस फादर को ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, हाँ मैं नहीं जानता कि रैंक्स का डिफरेंट क्या होता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि हम डी रैंकर्स बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और इसी के साथ जे भी उस फादर के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोल रहा होता है, हम लोग एक दिन एस रैंक किलर्स बनकर रहेंगे। और हम देखते को दोनों ही उस फादर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देख कर यूनुआ काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, जे और हॉन्ग दोनों सच में काफी ज्यादा खास है। ये पर्सन एक बी रैंक का किलर है, लेकिन इसे भी इन दोनों का मुकाबला करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद हमें दोबारा से उन दोनों का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फादर काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है। लेकिन इसी साथ वो देखता है कि वहाँ पर हॉन्ग नहीं होता और वो सोच रहा होता है, आखिर वो स्मॉल लड़का कहाँ पर गया चला, अभी तो वो मेरे बिल्कुल सामने था। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि हॉन्ग ने उस फादर के पैरों को पकड़ लिया होता है और वो बोलता है, क्या तुम मुझे तलाश कर रहे हो। और ये देखकर वो फादर सोच रहा होता है, आखिर ये कमीना मेरे पीछे कब आ गया। जिसके बाद हॉन्ग चिल्लाकर जे को अटैक करने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि जे काफी ज्यादा ऊंची जंप लगाकर उस फादर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हॉन्ग के चेहरे के ऊपर ब्लड गिर रहा होता है, जिसे देखकर हॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हम देखते हैं कि उस फादर ने अपने पास से कोई वेपन निकाल लिया होता है और वो बोलता है, जब मैं तुम्हारी एज का था तो मेरे अंदर भी बहुत ही ज्यादा जोश था, लेकिन जैसा तुम सोचते हो ये वर्ल्ड बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन ने अपने वेपन के जरिए जे के हाथों को जख्मी कर दिया होता है। और ये देखकर हॉन्ग चिल्लाकर बोलता है, जे क्या तुम ठीक हो। लेकिन उसी वक्त वो पर्सन हॉन्ग के चेहरे पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। और ये देखकर यूनो काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो उन्हें रुकने के लिए बोलती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बी रैंकर आ गया होता है और वो पीटर और यूनो के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है और वो बोलता है, तो आखिर तुम लोगों को इस रियल वर्ल्ड को देखने के बाद कैसा लग रहा है। तो तुम लोग जानते हो तुम्हारे सामने ये जो ओल्ड पर्सन है, ये अपनी जिंदगी के कई साल लगाने के बाद अब जाकर एक बी रैंकर बन पाया है। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से एस रैंकर्स बन सकते हो। क्या तुम जानते हो इस पूरी सिटी में टोटल जो डी रैंकर्स है उनकी तादाद 336 है और जो सी रैंक किलर्स है उनकी तादाद टोटल 200 है। जिसके बाद बी रैंकर्स उनकी तादाद टोटल 100 है। जिसके बाद आते हैं ए रैंकर्स और हमारी पूरी सिटी में टोटल ए रैंकर्स सिर्फ 36 है। जिसके बाद बारी आती है एस रैंक किलर्स की। लेकिन सच बताऊं तो कोई भी पर्सन ये नहीं जानता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने एस रैंक के किलर्स हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा किंग रह चुका है जिसे सभी लोग जानते हैं और उसका सामना कोई भी नहीं करना चाहता, और वो है पीटर, जो कि शायद एक एस रैंक या फिर उससे भी ज्यादा अबव है। जिसको उस पर्सन बोलता है, क्या तुम लोग जानते हो मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया है। वो इसलिए क्योंकि आजकल की न्यू जनरेशन के लोग सीधा एस रैंक के ही ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक एस रैंक का किलर बनना कोई आम बात नहीं। क्योंकि एस रैंक किलर बनने के लिए तुम्हारे पास अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो कि तुम लोगों के पास नहीं है। और हाँ, एक चीज तो मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारे इस गिल्ड में एक और नाम है जो कि बहुत ही ज्यादा खास है और वो है डिसाइपल। क्या तुम जानते हो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 12 डिसाइपल है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज तक उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा और शायद जो उनसे मिला है वो आज जिंदा नहीं है। जिसके बाद हमें हॉन्ग का सीन दिखाया जाता है, जिसे उस पर्सन ने मार मार कर बहुत ही बुरी हालत में कर दिया होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो तुम एक डिसाइपल कैसे बन सकते हो। तो ये सुनकर हॉन्ग बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, मैं कहना ये चाहता हूँ अगर तुम एक डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें मरकर दोबारा से जिंदा होना होगा, क्योंकि तुम अपनी इस लाइफ में तो कभी भी डिसाइपल नहीं बन सकते। और इसी के साथ वो हॉन्ग को एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और वो हॉन्ग को नॉकआउट कर देता है। और ये देखकर यूनवा बोल रही होती है, सर प्लीज आपको इतना ज्यादा क्रूर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दूसरा पर्सन आकर यूनवा के सर में टच करते हुए बोलता है, तुम्हें उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है, तुम भी तो एक डी रैंकर हो ना, हम तुम्हें कैसे भूल गए। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि पीटर ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है और वो बोलता है, सर प्लीज आपको लाइन क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि पीटर ने उसके हाथ को बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ा हुआ होता है। और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है, वही आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। लेकिन इसी के साथ हम एक प्रीवियस मैप भी दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि वो ब्लाइंड लड़की पीटर के ऊपर चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है, पीटर चाहे कुछ भी हो
जाए, लेकिन तुम उन लोगों से फाइट नहीं करोगे। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि तुम सिर्फ एक न्यूबी हो जिसे किलर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आइंदा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर ने उस पर्सन के हाथ को छोड़ दिया होता है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन पीटर के चेहरे पर बहुत ही कस के थप्पड़ मारता है और ये देख कर यूनिवा काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन बोल रहा होता है, मैंने फाइट का नाम क्या लिया, तुम तो सच में डर गए, तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। और वो पीटर की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन पीटर उसकी तमाम बातों को बड़ी खामोशी से सुन रहा होता है। जिसके बाद पीटर बोलता है, सर मेरे साथी की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है और हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, ओ तो तुम उसकी फिक्र कर रहे हो, वाह ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर ऐसा है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे पे करना होगा। ऐसे के साथ वो काफी ज्यादा बुरी स्माइल देते हुए बोलता है, चलो जल्दी से अपने किलर लाइसेंस निकाल कर मुझे दे दो। और ये सुनकर पीटर बहुत ही खामोशी से उसे देख रहा होता है। तो वो पर्सन बोलता है, तुम उन्हें वापस ले सकते हो, जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो दोबारा आकर उन्हें मुझसे ले जाना। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उस चर्च से बाहर आ गए होते हैं और इसी के साथ हम बोल रहा होता है, दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और मुझे तुम्हें सिर्फ अपनी कूल साइड ही दिखानी चाहिए, लेकिन सच में आज मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर उसके पास आ गया होता है और वो उसके सर पर हेलमेट को पहना देता है और वो बोलता है, लीडर अब बस भी करो, हमें चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि हम काफी ज्यादा रो रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर और यूनोवा दोनों ही बाइक पर जा रहे होते हैं और इसी के साथ यूनोवा बोल रही होती है, आखिर मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकती हूँ। तो ये सुनकर किम बोलता है, स्टूपिड क्वेश्चंस करना बंद करो, आखिर तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो। जिसके बाद यूनोवा बोलती है, किम क्या तुम्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि उन लोगों ने हमारे किलर लाइसेंस को ले लिया है, हम लोग वीक हैं, अगर उन लाइसेंस को हम लोगों से छीन लेते तो मैं इस बात को समझती हूँ कि हम लोग वीक हैं, इसलिए हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आखिर तुमने अपने लाइसेंस को उन लोगों को क्यों दे दिया। और हम देखते हैं कि पीटर यूनोवा का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। जिसके बाद यूनोवा बोलती है, सच में अब तो तुम कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा एनोइंग हो। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम दोबारा से उसी चर्च को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही बी रैंक किलर्स उस चर्च के अंदर आ रहे होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग पीटर और उसके साथियों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और इसी के साथ उनमें से एक बोल रहा होता है, हे तुमने उस लड़के से बोला जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो वापस आकर अपने लाइसेंस को ले जाना, तुम्हें क्या लगता है क्या वो लड़का कभी वापस आएगा। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो दोबारा आया तो मुझसे पिट कर ही वापस जाएगा। लेकिन इसी साथ वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि पीटर उसके सामने ही बैठा हुआ होता है। और ये देखकर वो पर्सन बोलता है, मुझे लगता है आजकल की जनरेशन अपने बड़ों की बातें नहीं मानती, लेकिन इन्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि आज के बाद ये किसी की भी बात मानने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन ये सुनकर पीटर उसका कोई जवाब नहीं दे रहा होता और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है, ओ तो क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, वैसे तुम लोगों को इतना ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, वेट क्या तू कोई बेवकूफ है, मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू मुझे क्या जवाब दे रहा है। तो हम देखते कि पीटर अपनी सीट से खड़ा हो गया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, तुमने बोला तुमने कभी भी एक एस रैंक किलर को नहीं देखा है, लेकिन फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हें एक एस रैंक किलर की स्किल्स को जरूर दिखाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने अपने हाथ में एक माला को पकड़ा हुआ होता है और ये सुनकर वहाँ पर कुछ देर के लिए भी वो खामोशी हो गई होती है। जिसके बाद एक पर्सन बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम हमें आज एक एस रैंक किलर की स्किल्स दिखाओगे। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, सच में काफी अच्छा मजाक था, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने ज्यादा साल गुजारे हैं, लेकिन आज तक मैंने एक एस रैंक के किलर को नहीं देखा। और ये लड़का बोल रहा है कि आज ही हमें एक एस रैंक किलर की स्किल्स को दिखाएगा। सच में इससे अच्छा मजाक तो कोई हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ वो खामोश होकर बोलता है, लड़के तुम्हारा मजाक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब तुम हमारे हाथों से मरने वाले हो और तुम्हें यहाँ पर दोबारा वापस नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वो बोलता है, जियोंग आखिर तुम वेट क्यों कर रहे हो, चलो और जल्दी से जाकर इसे मार डालो। जिसके बाद वो अपनी साथी की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो बी रैंक किलर कुछ भी नहीं बोल रहा होता और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी सदमे में है। और ये देखकर उसका साथी सोच रहा होता है, आखिर से हुआ क्या है, मैंने आज से पहले इसके चेहरे पे ऐसे लुक को कभी नहीं देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस लड़के से डर रहा है। और इसी के साथ वो बी रैंक किलर सोच रहा होता है, ये लड़का सिर्फ एक हाई स्कूलर है जो कि सिर्फ एक डी रैंक का किलर है, और अगर देखा जाए तो इसके पास कोई भी वेपन नहीं है और इसने सिर्फ अपने हाथों में एक माला को पकड़ा हुआ है। और अगर देखा जाए तो मेरे पास बहुत ज्यादा ओपनिंग्स है और मैं इसके ऊपर अटैक करके इसे एक ही बार में मार सकता हूँ। लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस लड़के की आंखों में देखने के बाद मुझे अपनी मौत नजर आ रही
रही है। आखिर ये लड़का है कौन? कहीं मैंने किसी गलत पर्सन से तो पंगा नहीं ले लिया।